अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। और मैं हूँ गजल अशरफ। मेरे साथ आज हसनैन लियाकत नहीं है क्योंकि उनको बहुत ही ज़रूरी काम था, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप अपना काम करें, मैं आपके सामने सुबह की सोच में आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। आज हम इकॉनमी पर बात करेंगे, बजट आपको पता आ चुका है, उस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस जिस तरह से पहले की जा रही थी अब बहुत सी तनकीद की जा रही है, सवालात भी उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या कुछ चल रही है उस पर बात करेंगे। फिर साथ ही हम बात करेंगे जो है जितने भी बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी हैं उनके बारे में मैं अभी आपको पहले नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि एक्सेसिव हीट है, आज भी 40+ टेम्परेचर भी है। आप ये कह लें कि एक्सपेयर थ्रू आउट द वीक हीट का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, गर्मी शदीद होगी, लेकिन आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे। स्टार्ट हम करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सोशल स्टोरी से ही होता है, तो सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि आपको याद होगा कि अब से कुछ अरसा पहले बहुत सी यकीन दहानियाँ भी कराई गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि उनको बहुत सी सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज भी इंतज़ार की सूली पर ही लटके हुए हैं। हुआ कुछ यूँ कि 15 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन के आसान तरीक़ाकार का ऐलान किया गया था, और इस सहूलत के तहत पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले जितने भी बैरून मुल्क मुकीम अफराद हैं वो अपनी ज़ाती मोबाइल डिवाइसेस 120 दिन के अंदर अंदर आर्जी तौर पर वो रजिस्टर करा सकते थे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इंसान बाहर से आता है तो उसका फ़ोन जो है वो अप्रूव नहीं होता, उसको करवाना पड़ता है, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वरना उसका फ़ोन बंद हो जाता है। और इस पॉलिसी का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को फ़ोन ब्लॉक होने के मसले से बचाना था, जो पॉलिसी गवर्नमेंट की जानिब से जिसका ऐलान किया गया था। मगर 2 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से इस स्कीम पर अमल दरामद नहीं हो सका है, और PTA की वेबसाइट आज भी अप्रैल की मेंटेनेंस अलर्ट जो है वो दिखा रही है कि उसमें काम वगैरह चल रहा है। और जो एक आप ये कहें कि बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, क्योंकि हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब भी अपने मोबाइल रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनके लाखों के फ़ोन बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और फ़ोन ब्लॉक होने की शिकायत भी अब बढ़ती जा रही हैं। और लोग पूछने पर मजबूर हैं कि क्या ये सिर्फ ऐलान था, क्या वाकई सहूलत हमें देनी थी या फिर नहीं, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ आप ये कहें कि एक लॉलीपॉप हमें दिया गया कि ये स्कीम होगी, आप अपने फ़ोन लेकर आएँ, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं वो रजिस्टर्ड करवा लें। लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। बट लेट्स सी कि जिन मुश्किलात का सामना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो हल होंगी और कब होंगी। गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहाँ पर आप ये कहें कि आज भी अमेरिका में लाखों मुसाफिरों की परवाज़ें उस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करती हैं जो 1990 की दहाई की बनाई हुई हैं, जब आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन सदर थे और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह भी थे। तब बनाया गया सॉफ्टवेयर आज भी अमरीकी फ़ज़ाई निज़ाम का हिस्सा है। आप ये कहें कि विंडोज़ 95 और फ्लॉपी डिस्क आज भी 95 अमेरिका फ़ज़ाई निज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। किसी दौर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे वो आज भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए करी हूँ क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि जो चीज़ पहले मकबूल होती है वो बाद में गैर मकबूल हो जाती है, फिर एक टाइम पीरियड आता है कि वो पुरानी चीज़ें दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं, फिर वो मकबूल हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका में ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 1/3 फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स अब भी उन्हीं पुराने निज़ाम पर चल रहा है। और हालिया वाकया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पेश आया, जहां रडार और कम्युनिकेशन आप ये कहें कि फेल होने से दर्जनों परवाज़ें भी मुतासर हुई हैं, और इन पुराने सिस्टम्स को बरकरार रखना महंगा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पुराने टाइम की चीज़ें बनी हुई, फिर उस तरह से टेक्नोलॉजी मज़ीद वैसे नहीं आना, फिर उनको रिपेयर करना उस तरह से नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाती है। क्योंकि उनको आपको पता है ना कि समझ रखने वाले माहिरीन भी फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को पहले पुराने दौर के माहिरीन ने बनाया होता है वो इस दौर के माहिरीन कैसे उसको समझ सकते हैं। पुराने दौर की चीज़ें खालिस और आप ये कहें कि बिल्कुल एक्सपर्ट्स लोग बनाते थे, लेकिन अब तो मिलावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खैर, अमरीकी वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब एक नए जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के ख़्वाहां भी हैं, जिसकी लागत अरबों डॉलर हो सकती है, और कहा जा रहा है कि इसको जल्द भी नस्ब कर दिया जाएगा। बट लेट्स सी कि कब ये नस्ब होता है और कब मुश्किलात हल होती हैं। लेकिन ये देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को आज भी याद रखा गया, लेकिन अब जो उसमें मुश्किलात हैं उनको हल करने पर भी गौर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान
खलाई तहकीक की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विफाकी बजट आपको पता है 2025-26 में स्पार्कों के लिए 24 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस कर दी गई है, जिसमें 60 करोड़ रुपए मुल्क के पहले इंसानी खलाई मिशन के लिए तजवीज किए गए हैं। और ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के मैदान में आप ये कह सकते हैं कि एक जुर्रतमंदाना सफर की शुरुआत होगी, क्योंकि 18 अरब रुपए से ज्यादा की रकम एक जदीद मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए मखसूस की गई है, जिससे आपको ये कहें कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी। जबकि चांद और गहरी खलाई तकलीक के लिए भी फंड्स रखे गए हैं। और इसमें आपको पता है कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन जैसे मंसूबे भी इसमें शामिल होंगे। और पाकिस्तान का खलाई मुस्तकबिल अब सिर्फ ख्वाब नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। और ये सफर अब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू भी हो चुका है। बाकायदा तौर पर जो बजट पेश किया गया है उसमें रकम जिस तरह से मैंने पहले बात की वो मुख्तस कर दी गई है इस मंसूबे के लिए। और होप फॉर द बेस्ट कि इसके ऊपर मजीद काम किया जाए और जल्द से जल्द इसका आगाज़ भी कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको स्टोरी बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, लेकिन आप ये कहें कि थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक माली साल 2024-25 के जो इक्तिसादी सर्वे में ये इंकशाफ हुआ है कि बैरून मुल्क रोज़गार के लिए 7,27,381 पाकिस्तानी रजिस्टर्ड किए गए हैं। और ये सर्वे पीर को वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी पेश किया है। और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक इन पाकिस्तानियों में 62% जो है वो आप उससे कहने कि उससे जायद यानी कि 4,52,562 अफराद ने सऊदी अरब का रुख किया, जबकि 11% कारकुन ओमान भी गए। फिर इसी तरह अगर मैं यूएई की बात करूं तो वहां पर 9% गए हैं पाकिस्तानी। अगर कतर की बात करूं तो वहां पर 6%, बहरीन की बात करूं वहां पर 3%, और मलेशिया ने अगर बात करूं तो वहां पर जिन पाकिस्तानियों ने रुख किया है वो 1% है। तो जिस तरह से मैं आप बात कर रही हूँ कि ये जो बजट आया है इसमें यह भी कहा जाता है कि बहुत से मौके दिए जाएंगे जो नौजवान नस्ल है, नौजवान कम्युनिटी है। लेकिन जिस तरह से ये तादाद सामने आ रही है कि पाकिस्तानी जा रहे हैं बैरून मुल्क वहां पर क्योंकि रोजगार फराहम किया जा रहा है। और साल 2024 में सबसे ज्यादा बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों का ताल्लुक पंजाब से था, जिसकी तादाद आप ये कहें कि 4,04,345 है। और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से भी एक बड़ी तादाद है जो गई। फिर इस तरह सिंध से और कबायली इलाकों से भी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने बैरून मुल्क का सफर किया है। लेकिन अब जिस तरह से हालात बेहतरी की जानिब गामजन है, हमें भी उम्मीद है कि शायद बेहतरी आ सके और पाकिस्तान में नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा सके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी मौसम के हवाले से। जिस तरह से मैं स्टार्ट में बात कर रही थी कि एक बहुत ही एक्सेसिव हीट वेव है, बहुत शदीद टेम्परेचर 40+ है, लेकिन क्या कोई बारिशों की नवीद भी है या फिर नहीं, और ये मौसम कब तक इसी तरह से चलता रहेगा। और आपको पता है कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। लेकिन इसी हवाले से जवाद मेमन साहब से हम बात करेंगे, उन्होंने मैं ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जवाद साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि शदीद गर्मी है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस हफ्ते के हवाले से, क्या किस तरह का वेदर रहेगा? जी गजल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जो है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सीवियर हीट वेव का सिलसिला जारी है, स्पेशली पंजाब और सिंध के इलाकों में। और मौजूदा ये जो हीट वेव है आज इंशाल्लाह इसका आखिरी दिन नजर आ रहा है, क्योंकि कल से जो है वो एक कमजोर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में दाखिल होगा, जिसके जेर असर वहां पर कुछ एरियाज में जो है वो बारिशें मुमकिन हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकन, टेक्सला और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो कल से लेके अगले 2 से 3 दिन के दौरान जो है वो हल्की फुल्की बारिशें मुमकिन है। और जैसे ही ये मगरबी हवाओं के जो है वो मुल्क में दाखिल होंगी तो ये जो ऑन गोइंग हीट वेव है इसमें काफी हद तक जो है वो ब्रेक आ जाएगा। बड़ा रिलीफ तो ऐसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जो इसकी जो शिद्दत है उसमें काफी हद तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि कमी आएगी, स्पेशली पंजाब और सिंध के इलाकों में। तो ओवरऑल वीकेंड के ऊपर जो है वो इन तमाम तर इलाकों में जो है वो बेहतरी आने का इम्कान है। सही। जवाद साहब ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि इस तरह की गर्मी शायद पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, अगर होती थी कि थोड़ा बहुत हवाओं का सिलसिला भी जारी रहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही तनासुब ख़त्म हो चुका है हवाओं का। मतलब अब बाहर आप जा ही नहीं सकते। आज भी 40+ टेम्परेचर है, तो हम देखेंगे कि थ्रू आउट इसी तरह से मतलब जो हल्की फुल्की बारिश की आप जिक्र कर रहे हैं वो भी गर्म हवाओं का सिलसिला ही होगा। नहीं, देखें, ये जो मगरिबी हवाओं का सिस्टम जब आता है तो ये बेसिकली ठंडी और खुश्क हवाएं होती हैं,
लेकिन ये ज्यादातर जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ होंगे, और फिर पंजाब के जो कुछ अपर एरियाज हैं, इस्लामाबाद और इसके आसपास के एरियाज हैं, यहाँ पर जो है वो बारिशें रहेंगी। बाकी ओवरऑल जगहों पे जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो कुछ हद तक कमी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि आप जानती हैं कि पिछले हफ्ता 10 दिन से जो है वो इन इलाकों में शदीद गर्मी है, तो हम्म। एटमॉस्फेयर को जो है वो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होने में, रिलीफ आने में जो है वो 2 से 3 दिन लगते हैं। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही ये सिस्टम जो है वो कल दोपहर या शाम से इफेक्ट करना शुरू करेगा, तो गर्मी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कमी आएगी। लेकिन एक बात जो नोटिसेबल है, क्योंकि इस वक्त जो है वो ग्राउंड कंडीशंस इन इलाकों में बहुत ज्यादा हीटेड है, और हम्म। किसी भी किस्म का इस तरीके का मगरबी हवाओं का सिस्टम इन इलाकों में आता है, तो फिर तेज आंधी, शदीद गर्द गुबार की जो आंधी होती है, डस्ट स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं, विंड स्टॉर्म हमें जिसे हम कहते हैं, वो इन इलाकों में जो है वो उसके आने के काफी ज्यादा इम्कानात हैं। लिहाजा लोग जो है वो इस हवाले से लाजमी मतलब मोहतात जैसे हैं। आप, सॉरी टू कट यू, जिस तरह से अभी हमने देखा था कि रिसेंट जिस तरह से तूफान आया था, यालाबारी हुई थी, बारिश के बगैर भी यालाबारी हो रही थी, तो इस तरह से सिचुएशन बन सकती है। देखिए, याराबारी के ऐसे इम्कानात नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है खासा कमजोर है और लिमिटेड एरियाज को ही इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हवाएं जो हैं वो लाजमी इन इलाकों में जो है वो वाइड स्प्रेड होंगी। तो हम्म। इस तरीके की जो तेज आंधी और डस्ट स्टॉर्म जो है वो पंजाब के बड़े हिस्से में, नॉर्दर्न एरियाज के बड़े हिस्से में, और बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में जो है वो इस तरीके की तेज हवाओं का, आंधी का सिलसिला देखने में आया। सही। जवाद साहब, थोड़ी सी कराची की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा, वहाँ पर इस वक्त क्या टेम्परेचर चल रहा है, और आगे वीक में भी क्या वहाँ पर भी इस तरह से हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, या फिर कुछ इम्कानात हैं बारिश के, या फिर नहीं? देखिए, कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिनों से जो है वो मौसम खासा खुशगवार है। इनफैक्ट जून के एवरेज के हिसाब से जो है वो मामूल से कम ही टेम्परेचर देखे जा रहे हैं। 1 से 1.5 डिग्री रोजाना की बुनियाद टेम्परेचर कम रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। तकरीबन 34, साढ़े 34 के आसपास है। सुबह सवेरे और लेट नाइट जो है वो घने समुद्री बादल होते हैं। काफी अच्छी सी ब्रीज का सिलसिला चल रहा है। ओवरऑल कराची और उसके आसपास के इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह एज सच कोई भी हीट वेव का जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े हिस्से में मौजूद है, उसके कोई भी इफेक्ट्स यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही कल ये मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के इन इलाकों में दाखिल होगा, तो थोड़े बहुत सी ब्रीज के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालेगा। तो हम्म। अब ये होगा कि अपर एरियाज में जो है वो रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, और कराची और इसके आसपास के जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर कल से जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुमकिन है। बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिस तरह अभी 34-35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में, वीकेंड पे और नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में जो है ये तकरीबन 37, 38, 36 डिग्री के आसपास रहेंगे। लेकिन हवा में नमी का तनासुब काफी ज्यादा होने की वजह से फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो भी राइज करेगा। ये हम्म। तकरीबन 42-45 के आसपास जा सकता है। थैंक यू सो मच जवाद साहब, आप के टाइम के लिए, और तमाम तर सिचुएशन से आपने हमें अब किया है। और तमाम देखने वालों के लिए यही एहतियाती तदाबीर हैं कि बाहर कम से कम जाएं, शाम के वक्त निकलें, हैट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। पानी की बॉटल्स को आप दुकान पर भी जा रहे हैं तो साथ लेकर जाएं, क्योंकि हीट जो है वो इस तरह की है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट करती है। और कल मैं पढ़ी थी कि इससे फालिज के अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी सेहत का। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। पिछले 2 दिन से हम बजट को डिस्कस तो कर रहे हैं और तमाम अदादो शुमार के साथ कर रहे हैं, जो भी फिगर्स आए हैं, लेकिन अब मजीद आई थिंक सो कि इस बहस में पढ़ना कि कितने परसेंट रिलीफ मिला या फिर नहीं, क्योंकि कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़जाना साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जितना माली गुंजाइश के मुताबिक हम रिलीफ दे सकते थे उतना तो दे दिया है, जितना तनख्वाहदार तबके को हम रिलीफ दे सकते थे उतना हमने दे दिया। लेकिन अब मजीद इस बजट से कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आम तबकात के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, और इसमें जिस तरह से बजट तैयार किया गया है, क्या ये अवाम दोस्त बजट है या फिर नहीं, इस चीज़ को समझना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब ऑनलाइन कारोबार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस, 18% टैक्स लगा दिया गया। और उस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं नईम बुखारी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, हुकूमत तो ये क्लेम करती है कि हम इतना अचीव कर लेंगे जितना हमारे अहदाफ है, लेकिन अल्टीमेटली हमने हमेशा से देखा है कि इस तरह की बातें की जाती हैं लेकिन वो अचीव नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बजट? शुक्रिया गज़ल। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये जो बजट है अवाम दोस्त है। अवाम दोस्त तो बिल्कुल नहीं है, खैर, लेकिन अशराफिया दोस्त ज़रूर है।
तो सुबह का वक्त है, हमें अपने नाज़रीन को मुस्बत बातें पहले बतानी चाहिए, हाँ, बिल्कुल। मनफी बाद में। अशराफिया को हर किस्म का रिलीफ देने की कोशिश की गई है। इसमें टैक्सेस, सुपर टैक्सेस में कमी की गई है, जो यानी जो पहले जो टैक्स देता था उनको रिलीफ दिया गया है, अभी 50 करोड़ वाले को अब कम कर दिया गया उसका टैक्स। अच्छा, और बहुत सारे अशराफिया को रिलीफ दिए गए हैं। 700 आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं जिन पर ड्यूटीज़ लगती हैं और कस्टम लगता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करके ना 400 इस साल ख़त्म किए गए हैं, 300 का टैक्स भी तो पूरा आधा ही कर दिया है। आधा कर दिया गया है। अच्छा, अब अगर गरीब की तरफ आए तो गरीब को इस बजट में वैसे ही डिपेंडेंट रखा गया है जैसे कि कुछ अरसों से हमारी ये मनसूबा बंदी का और एक बेसिक पॉलिसी का एलिमेंट हो। जो सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी को, उसमें हमने अब एटीएम चार्जेस पे विदड्रॉल और ये सारी चीज़ें हमने बढ़ा दी हैं। अच्छा, वो चाहे फाइलर हो नॉन फाइलर हो, इससे कतई ताल्लुक़ हो के अगर आप सोचें तो चीज़ों को उस तरीके से मनूवर किया गया है कि भाई लोगों की जेबों से, गरीब की जेब से कितना पैसा निकाला जा सकता है। अमीर को रिलीफ दिया जाता है, गरीब की जेब से कितना पैसा निकाला जा सकता है और कितनी जल्दी निकाला जा सकता है, उस पे कोशिश। आपने गरीब से उधर से भी ले लिए पैसे कि भाई इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, आप आए बैंक में पैसे रखें, बैंक में आपने कहा अब निकलवाएंगे तो पैसे देंगे, टैक्स अच्छा देंगे। आप कोई चीज़ पहले मंगवा लेते थे कि जी पाकिस्तान में नहीं मिल रही, सस्ती मिल रही, उनका यार ये गरीब क्यों ले रहा है सस्ती चीज़, इस पे 18% ड्यूटी लगा दो। अब आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवानी है, आपको 18% एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ी थी। ऑनलाइन का कारोबार क्यों वो हुआ था, फ्लोरिश हुआ था कि लोग समझते थे कि यहाँ चीज़ें कंपैरेटिवली चीपर रेट्स पे मिल जाती हैं। अब वो जो एडवांटेज था, कंपैरेटिव एडवांटेज, वो आपने छीन लिया गरीब से। ठीक है ना जी। अब आते हैं आपके गरीब को का अब लेवी लगा दिया आपने, पेट्रोलियम पे बढ़ा दी, बिल्कुल ठीक है ना जी। अब वो भी तो पैसा गरीब की जेब से निकलना है, कार्बन लेवी का सारा पैसा गरीब पे बोझ पड़ेगा। ये तो हो गया एक आपका जो है ना पहलू। अब दूसरे पे आते हैं टैक्स का। आपने रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा है कि जी 14,000 अरब रुपए, भाई आपसे 11,000 तो हुआ नहीं इस साल का, 2,000 का वहां शॉर्टफॉल है, 1,000 का पहले चला आ रहा था, 1,000 का इधर आ गया अब जून में। अब आप ये कैसे करेंगे आप? अच्छा, बताते नहीं हैं आप कि भी कैसे हम पूरा करेंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं जी, टैक्स लगा दिया है। अच्छा, एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है वो अंडर क्वेश्चन है स्टिल। अब कल जो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वजीर खजाना ने कहा जी लोग टैक्स नहीं देते, रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, तो हम पुलिस और फौज भेज के अब उनसे टैक्स लें क्या? एक साफी को उन्होंने जवाब देते हुए कहा। अब जब अप्रोच आपकी ये हो कि आप पुलिस या फौज के जरिए टैक्स लेंगे, जो कि आप अभी नहीं ले रहे अभी, तो आपने अपनी पॉलिसीज क्या बनाई हैं? मसला सारा सब पॉलिसीज का कंसिस्टेंसी नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी क्या है? आपने लोगों को क्या इंसेंटिव दिए हैं कि लोग भाग के आपको टैक्स जमा कराएं? हालत ये है कि टैक्स जमा कराते हैं आप, गजल मैडम, आप जब गाड़ी लेती हैं जी, आप यकीन करें गवर्नमेंट को जो आप टैक्स देने जाती हैं, आप चले जाएं इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस में या आप ऑनलाइन पे, कितना क्यों लगना पड़ता है, कितने मसाइल होते हैं वहां पे, क्या धंधा चल रहा होता है। यानी आपको टैक्स देने के लिए भी सहूलत कुछ नहीं, ना आपको तालीम की सहूलत है, ना आपको सेहत की सहूलत है, ना आपको रोड्स की सहूलत है। अच्छे रोड्स बनाए हैं आपने, डबल टैक्सेस कर दिए हैं रोड पे चलने के आपने। अब टोल प्लाजास की जो जेन्युइन कीमत होनी चाहिए, जो वर्ल्ड रैंकिंग्स में है, उनसे हम इस वक्त 170% ज्यादा टोल ले रहे हैं अपनी आवाम से। बिल्कुल, इतना हमने पैसा नहीं लगाया सड़कों पे जितनी हमने सड़कों से कलेक्शन ले ली है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर आते हैं हम गुर्बत पे। अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया? जब हम ये सवाल पूछते हैं अपनी हुकूमत से और अपनी पॉलिसी से, तो वो कहते हैं कि हम
716 अरब रुपए, 592 लास्ट ईयर था 25 में बिल्कुल। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। अभी हमने 792 अरब कर दिया है, 716 अरब रुपए कर दिया। भाई ये तो डिपेंडेंसी है, आप इन्हसार कर रहे हैं। 99 लाख खानदान हर महीने की 5 तारीख को या 2 महीने बाद, जो जिस तरीके से आप किस्त रिलीज करते हैं, वो जहां किस्त रिलीज होनी होती है उनके जो बिस्प के जो स्टॉप्स हैं उन पे क्यूज बनी होती हैं, लाइनें बनी होती हैं, यानी कि हमारा 12,000 आना है, हमारा 12,000 आना है। बिल्कुल। तो भाई लेकिन सर इस पे भी अभी वावेला मचा रहे हैं कि हमने ज्यादा कर दिया है। देखें, अब 12 नहीं तो अब 13 आएगा। हाँ। लेकिन है तो इन्हसार। जबकि आपकी दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या है, उन्होंने कहा कि जी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। इस टाइम बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में 52 लाख खवातीन काम कर रही हैं, जबकि हम 99 लाख खवातीन को, खानदानों को हर महीने 12,000 पे नशे पे लगाया हुआ है कि जी आपको 12,000 आ जाएगा, आप एंजॉय करें जनाब। बिल्कुल। अब आपके पास अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये होता है कि जी आप कोई पॉलिसी दे, वो जो 716 अरब रुपए है। दूसरी तरफ जब हम आते हैं अपने इसको देखते हैं पीएसडीपी को, वो आपने 1,000 अरब रुपए की एलोकेशन रखी। लास्ट ईयर आपकी 1400 अरब की एलोकेशन थी। 1400 अरब रुपए में से आपने खर्च किए 552। इशू ये नहीं है कि भी आपने एलोकेट कितने किए, इशू ये है कि आपने यूटिलाइज कितने किए। Exactly. देखिए, यूटिलाइजेशन जो होती है ना किसी कंट्री की, वो उसकी डेवलपमेंट को बूस्ट करती है, उसकी तरक्की को बूस्ट करती है। तो अब यूटिलाइजेशन आपकी होती है लेस देन 50%। अब आपने 1000 भी रखा है, बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स भी आपने गायब कर दिए हैं कि जी वो नहीं हो सकते हमसे, जी हमारे पास पैसे नहीं है, फिजिकल स्पेस नहीं है। बिल्कुल। अब उसी फिजिकल स्पेस को चैलेंज करते हुए अगर लोग आपसे ये सवाल करें कि भाई देखें, आप 716 अरब रुपए का सॉलिड प्रोग्राम तो नहीं ला सकते गुर्बत के खात्मे का, कि आप कोई 716 अरब रुपए से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, लोग आए, लोगों के अंदर एक जज्बा आए, लोग कमाएं, गर्ज के भी आप 13,000 तो सर महीना। अभी हम एक स्टोरी शेयर कर रहे थे ना, तो जिसमें तादाद थी नौजवानों की जो कि बाहर मुल्क रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए कि यहाँ पर उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम तमाम तर ओवरऑल कर रहे थे। ज़्यादा दादोशुमार में नहीं गए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम बात तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें समझाया कि क्या पॉलिसीज़ हैं जो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है असल में पॉलिसीज़ पर, अगर वो हो तो शायद मामलात हल हो जाएं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे पॉलिटिकल में इस वक्त क्या चल रहा है सियासत में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सबके आप ये कहें कि ज़बान ज़द-ए-आम एक ही सवाल है कि इमरान खान की रिहाई कब और कैसे होगी। कल अलीमा खान साहिबा ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें अपने भाई की रिहाई जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही है, अगले कुछ महीनों तक वो रिहा नहीं हो सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इसी तरह से एग्रेसिव नज़र आए। और अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मजीद तफ्तीश की पुलिस की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। और इस दौरान अब बजट भी आपको पता है आ चुका है और बजट पर भी पीटीआई का एक रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला है, जिस पर इमरान खान भी काफ़ी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार अफराद और किसान एक बार फिर बजट के बोझ उठाएंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब पीटीआई का अगला कदम क्या होगा। क्या जो तहरीक की बातें हो रही थी वो कहाँ तक पहुंची हैं, चलेगी या नहीं चलेगी, पार्टी की नई कानूनी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी अपनी बहन ये बात कह रही है कि अब हमें देखना होगा खुद पार्टी की जो क़यादत है मौजूदा कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल अपनाती है या फिर आगे चलती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त फैसल चौधरी साहब। लेकिन फैसल चौधरी से सवाल करने से पहले एक शॉट है अलीमा खान साहिबा का, वो सुन लीजिए। चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है।
फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपने बात सुन ली है कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जजेस प्रेशर में हैं, रिहाई नजर नहीं आ रही। क्या प्लानिंग है सर, क्या कुछ तहरीक चलेगी पीटीआई वालों की या फिर नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही है अलीमा खान, और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई अदालतों से मुमकिन नहीं है। अब इसका लायामल जो है वो तो क़यादत नहीं देना है। इसके लिए क्या करना है, कोई तहरीक चलानी है तो तहरीक की नौयत क्या होगी, उसका उसके खदोखाल क्या होंगे, उसका ऑपरेशनल पैटर्न क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं वो तो पीटीआई की क़यादत ने देनी है। इमरान खान साहब की तरफ से ही कोई हफ्ता 10 दिन पहले कहा गया था, लेकिन अभी तक वी आर ऑल वेटिंग कि क्या लाएमल आता है। तो मुझे उम्मीद है कि उमर अयूब सलमान और शिबली फराज, गौहर वगैरह जो हैं, सारे अली मीन मिल के कोई लाएमल तय करेंगे जिसके ऊपर जो है वो आगे लेकिन बढ़ा सर जाए। मसला क्या आ और रहा है, क्योंकि हम छोटी ईद से पहले की बातें सुन रहे हैं कि तहरीक शुरू होगी, एंगेज करेंगे सबको, जितने भी दीगर लोग हैं, मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक क्या लूप होल्स हैं, क्यों ये तहरीक शुरू नहीं हो रही? जो पॉलिटिकल ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस है वो तो मेरे ख्याल में अभी नहीं बन रहा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एड्रेस नहीं हो सके, और वहाँ पे उनके कुछ जायज़ मुतालबात थे, कुछ मुतालबात ऐसे नहीं थे। मेरी कामरान मुर्तज़ा साहब से उससे भी मुलाकात रही है, मौलाना साहब से भी। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्योंकि पॉलिटिकल एक एंडेवर्स होते हैं, आपको एहसासी तौर पे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अब एक तबाहकुन बजट आया है जिसमें किसान भी पिस रहा है, आम आदमी भी पिस रहा है, तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा पिस रहा है, और मज़ीद पिसेगा। और आज भी मिनी बजट की जो है बाज़गश सुनाई दे रही है जी। पोस्ट बजट प्रोफेसर वज़ीर ख़जाने ने की है। तो पाकिस्तान में आने वाले हालात जो हैं वो महंगाई के लिहाज से एक बहुत तबाहकुन सूरत हाल पेश कर रहे हैं, और यही जो मईशत है, ये मईशत को संभालना, मईशत को जीतना जंगे जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप देखिए कि कोई भी जो मुल्क हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वही ममालिक कामयाब हुए जिनकी मैशत तगड़ी थी और जिन्होंने खुद को आपको मुआशी बुनियादों पर इस्तेमाल किया। वरना जो है वो जंगें तो होती हैं, फिर लोग थोड़ी देर में भूल जाते हैं, क्योंकि जाहिर है जो इकॉनमी है, जो रोटी है, वो सबसे पहला एक ज़रूरत होती है किसी भी इंसान की, किसी भी मुल्क की, किसी भी अवाम की। तो अब देखना ये है कि पीटीआई जो है उसको मेरा तो ख्याल ये है कि हाई कोर्ट के पीछे ये जो इतने बंदे चले जाते हैं, इट्स यूजलेस। ये एक डायरेक्शन हमें सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। हम एक रडरलेस जमात नजर आ रहे हैं जिसकी कोई समत मुतय्यन नहीं है। और समत मुतय्यन करना जो है वो ज़ाहिर है जो हाजिर लीडरशिप है उनका काम है कि वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं मामलात को। इमरान खान साहब से मुलाकातों पे भी पाबंदी लग गई है। कल के अच्छा। बाद ये जो है 11 के बाद 1 जुलाई तक चली गई है। GHQ हमला केस 21 तक है। जो आपने लाहौर की ATC की बताया है, तो उससे तो ये जाहिर होता है कि 9 मई में सजाएं देना जो है सॉरी जो 9 मई में सजाएं देना जो है वही एक मतमा नज़र है या ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने जैसे पहले भी मैंने ये प्रोडिक्शन की है कि 9 मई के सजाएं सुनाने के बाद मुल्की सियासतनामा काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। साथ ही मंजरनामा जो है उसमें बहुत सारी चीजें, और ये से एक सर मुझे संजीदगी लास्टली बजट के का आपने मुताज़ी जिक्र किया है, है, मुझे संजीदा लास्ट में ये सोच की जी मुताज़ी। सर मुझे लास्ट में बजट के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे थे कि KPK में टैक्स फ्री बजट आएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से इमरान खान भी तनकीद कर रहे हैं, तो अब जो KPK के हवाले से बात हो रही है। नहीं, KP में तो हम सरप्लस में जा रहे हैं, और अब पहली दफा वो ऐसा सूबा है जिसके ऊपर वफाक का कर्जा नहीं है। और अली अमीन और मुजम्मिल असलम ने एक बहुत अच्छी जो उनकी फाइनेंशियल टीम है उन्होंने मेहनत की है, और KP से जो है सीखना चाहिए बाकी सूबों को, जिस तरह से पैसे डोल आउट किए जा रहे हैं। और गजल ये तब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप लोकल बॉडीज इफेक्टिवली फाइनेंशियली एम्पावर लोकल बॉडीज नहीं एस्टैब्लिश करेंगे। हमारे है। पास बहुत पैसे कम हैं और हम उसको जो है पैसे बिल्कुल कम है, भी हमें बेदर्दी पॉलिसीज से के साथ उपयोग चलना होगा। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब टाइम के लिए। आप तमाम सूरत पर बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज ब्रेक, और न्यूज ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस फॉर मोर एक्साइटिंग सेगमेंट्स।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिन एक्साइटिंग सेगमेंट्स की मैं बात कर रही थी, ये वही सेगमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की हॉरर फिल्मों की तारीख में अपनी जगह बनाने वाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जिसे डायरेक्ट किया है विजनरी फिल्म मेकर राफे रश्दी ने और जान डाल दी है पाकिस्तान के वर्स्ट स्टार फैसल कुरैशी साहब ने। और आज हम उन्हीं करेंगे कि इस फिल्म के अंदर क्या कुछ है, हॉरर फिल्म बनाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ड्रामे में और फिल्म में किस तरह का डिफरेंस है, कितने डिफरेंस से बनाई जाती है, क्या कुछ उनका जिस तरह से एक्सपीरियंस रहा बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का, ये तमाम तर बातें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएगा कि फिल्म की ओपनिंग से आपकी क्या तवक्कुआत थी? क्या आपको लगता है कि दीमक ने वो तवक्कुआत पूरी की हैं जो एक्सपेक्टेशंस आपको थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है। जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, हमारे लिए बड़ा अनबिलीवेबल है। हम सच्ची बात है कि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि मतलब कल या परसों सुबह 4 बजे वाला शो जो है, सुबह 4 बजे वाला, वो भी हाउस पैक था। और अच्छा। फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, बच्चों के साथ लोग आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है हम सब के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। चाहे वो दीमक है, चाहे वो लव गुरु है, लोग आए चाहे हैं कोई फिल्म भी है, देखने। बिल्कुल। लोगों ने फिल्म देखी है और दोनों फिल्म्स देखी हैं, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। दो अलग, बिल्कुल अलग जॉनरास हैं, लोग उसके बावजूद लोगों ने दोनों फिल्म्स एंजॉय की। सो इस पे कौम का शुक्रिया कहना बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा सपोर्ट। दो के हाँ, दोनों फिल्म्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और लोगों को जब कोई चीज पसंद आती है तो मुझे लगता है कि लोग वर्ड ऑफ माउथ से भी आते हैं, देखते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। दीमक की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो बेहतरीन चीज दीमक की है वो ये है कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। फैमिली मूवी है। मैं कुछ रिव्यूज भी पढ़ रहा था, सुन रहा था। लोगों ने कहा कि यार उतनी हॉरर नहीं है जितनी हॉरर होनी चाहिए थी। सो फिल्म का कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं राफे राशदी, और हमारी जो राइटर हैं आयशा मुजफ्फर, इन्होंने जो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है वो एक फैमिली बाउंडिंग के ऊपर क्रिएट किया है। सही। उसमें कोई एक मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला कोविड का चल रहा है। आपको याद है जब कोविड के दिन थे, बिल्कुल, जी जी। हम सब किस परेशानियों से गुजर रहे थे। हम्म। फिर उसके बाद उसमें एक जो मसला है वो फैमिली के अंदर एक इशू शुरू से चला आ रहा है, और वो इशू अभी तक कैरी हो रहा है। तो ये तमाम चीजें थी। तो मैं कई दफा मैं राफे से भी यही बात करता था कि ये आप जो जिन्नात आप दिखा रहे हैं वो मेटाफोरिकली भी हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि वो जिन्नात ही हो। वो ये भी हो सकता है कि वो उस घर के हालात हैं जिनको आपने एक एग्जैक्टली। शक्ल दे दी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने ये सोचा और मैंने उस पर्सपेक्टिव पे भी काम किया। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, टू थिंक अबाउट दैट मूवी। तो एक अलग पर्सपेक्टिव से बनी हुई फिल्म है। तो आई होप जिन लोगों को समझ आई है उन्होंने उसको एंजॉय किया है। बहुत बड़ा मैसेज है फैमिली के हवाले से, बहुत बड़ा मैसेज है कि बिल्कुल। हमें घरों के अंदर चीजें जो हैं वो सही रखनी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएगा कि ये जो फिल्म आपने बनाई है दीमक, दीगर फिल्मों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा इसमें डिफरेंस है, कितना मुश्किल है इस प्रोजेक्ट पर जिस तरह से आपने काम किया, और बतौर फनकार अगर मैं बात करूं तो किस तरह से आपको ये अलग एक्सपीरियंस लगा बाकी मूवीज़ की निस्बत? ऑब्वियसली टेक्निकल टीम के लिए ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि राना कामरान की अगर मैं बात करूं, वाज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। आई थिंक ही हैव डन अ ग्रेट जॉब थ्रू आउट द फिल्म। उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है अगर आपने फिल्म देखी है तो। राफे के हवाले से, राफे के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज उसको टेक्निकल भी देखना था, फिर जो एनिमेशन होनी थी वो भी देखना था। तो वो सारी चीजें, फिर म्यूजिक
उसका इम्पोर्टेंट चीज बड़ा है। इम्पोर्टेंट था। तो म्यूजिक पे बड़ा अच्छा काम हुआ है, एडिट बहुत अच्छी हुई भी है, फिल्म बड़ी फिनिश है। हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने फिल्म देखी, सो उनका ये कहना था कि हमने इतनी रिफाइंड फिल्म पहले नहीं देखी है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि एक तो म्यूजिक फिल्म में जहां जरूरत है जितना है उतना होना चाहिए। बिल्कुल। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो बड़ी बैलेंस परफॉर्मेंस है, जितनी रिक्वायरमेंट है, कोई एग्जैजरेटेड सीन्स नहीं है, कोई खामा खा का ड्रामा नहीं है, जितना ड्रामा होना चाहिए उतना ही ड्रामा है। ओवर एक्टिंग नहीं है ज्यादा। सबकी परफॉर्मेंसेस लोगों ने बड़ी पसंद की, अल्लाह का शुक्र है। फिर जो एक ये जॉनरा जिसको लेके चले हैं, वो डिलीवर हुआ। और लोग इंतजार नहीं करते रहे कि अच्छा एक इवेंट हो गया, अब दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा। वो थ्रू आउट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहा, मोमेंटम बढ़ता रहा, और उसके बाद फिर एक फिनाले हुआ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एज अ फिल्म बफ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 दफा देखी है फिल्म। अच्छा। और मैं ये देख के कह सकता हूँ कि फिल्म में कोई डल मोमेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यार कहीं कोई डल मोमेंट है, यार ये मैं बोर हो रहा हूँ, ये ज्यादा हो गया, ये इस तरह नहीं मतलब होना सब चाहिए कुछ था। एंटरटेनिंग है। तो कि हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से फिल्म देखता है, लेकिन जो फिल्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो फिल्म को समझ रहे हैं कि किस तरह से कहानी सुनाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो फिल्म को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड आई एम गेटिंग सो मच लोगों की तरफ से इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर तरफ से लोग अच्छा फैसल, बहुत आपकी प्यार ना भेज रहे मूवी हैं। की तो अपनी मूवी को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, उस हवाले से बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि हमने ना ट्रेलर में बहुत सी दिलचस्प और क्लासिक सीन्स भी देखे हैं, खास तौर पर समीना अहमद साहिबा की अगर मैं बात करूं तो चंद मनाजिर बहुत तवज्जो का मरकज बने हैं, बहुत ज्यादा उन पर आप ये कहें कि अट्रैक्शन जा रही थी। तो इस उनके साथ काम करने में आपका तजुर्बा कैसा रहा है? इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान अनडाउटेडली, एक बेहतरीन अदाकारा है। मैंने समीना जी के साथ बहुत काम किया। हम अच्छा। दोनों का एक बड़ा खूबसूरत सीरियल था जो लोगों ने बहुत पसंद किया था, मेरी ज़ाज़ब बेनिशान। तो मतलब हम हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। एग्जैक्टली। मैं सिर्फ ये देखा था समीना जी को कि पूरे फेस पे उनका प्रोस्थेटिक मेकअप होता था, गम लगती है, लेटेक्स लगती थी, और उसके बावजूद वो जिस तरह से कैरेक्टर में रहती थी, वो जिस तरह से उस चीज को लेके चल रही थी, आई नो कि वो 10 घंटे 8 घंटे कितना पेनफुल होता होगा उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद वो पेशेंस रखना और अपने कैरेक्टर को लूज ना करना, आई मीन दैट वाज अ कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस एग्जैक्टली। फॉर एनी जूनियर एक्टर। सो हम बड़ा इम्प्रेस होते थे उनसे। फिर ऑब्वियसली वर्किंग विद समीना जी या सोनिया, दे बोथ आर अमेजिंग परफॉर्मर्स, और बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। एक एक बार सेट उन्होंने कर दिया था, अच्छा। जिसकी वजह से हमें आसानी हो रही थी कि हमने कहाँ तक जाके क्या पोजीशन जो है वो टच करनी है। तो बहुत सारी दुआएं हैं जी समीना जी के लिए, तो सही। ऑब्वियसली अच्छा फैसल, शी हैव मुझे ये डन अ बताएगा कि ग्रेट। आपके लिए टीवी ड्रामा करना ज्यादा मुश्किल है या फिर फिल्म, क्योंकि आपके नजदीक तो दोनों में बहुत ज्यादा नुमाया फर्क होगा ना, ड्रामा एक अलग चीज है, मूवी एक अलग चीज है। एक जमाने में लोग कहते थे कि ड्रामा एक डब्बे में देखा जाता है, फिल्म अंधेरे में देखी जाती है, लेकिन आज का ड्रामा भी अगर हम देखते हैं तो ग्रैंड जा रहा है। और अब सिर्फ आपकी शक्ल एक्टिंग नहीं करती है, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, और वही स्क्रीन पे भी होता है, बड़ी स्क्रीन पे, बिल्कुल। कि आपको सिर्फ लाइक क्लोजअप्स में काम नहीं करना है, योर एंटायर बॉडी जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो एज एन एक्टर ऑब्वियसली मुझे तो कोई खास डिफरेंस लगता नहीं है, क्योंकि आप परफॉर्म ही कर रहे हैं। तो हाँ। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप चाहे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं या वहां परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में चूंकि लोगों का फोकस इतना ज्यादा होता है, मैं चूंकि जब फिल्म देख रहा था 2 दफा मैंने जब देखी, अच्छा। तो मैं नोट कर रहा था कि वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी हर चीज जगहें नोट हो रही होती है। जो शायद टीवी पे दरगुजर हो जाती हैं, वो फिल्म में लोगों ने नोट की हैं। एग्जैक्टली। और
चूंकि आपका पूरा 100% फोकस होता है, अंधेरा होता है, आप फिल्म ही देख रहे होते हैं, अनटिल अनलेस कुछ लोग मोबाइल में लगे रहे हैं या साथ वाले से बात करते रहें तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग फिल्म देखने आए हुए होते हैं, जब वो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ फिल्म देख रहे होते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि एग्जैक्टली इस एक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो बड़ी छोटी छोटी जो बहुत माइनर सी चीजें नोट होती हो है रही ना, होती। वो भी लोग अपना क्या कहते हैं फील करते हैं। बिकॉज टीवी पे घर की घंटी भी बज रही है, बच्चा दूध भी पी रहा है, आप सब्जी भी काट रहे हैं, सफाई भी हाँ हो रही है, हाथ में ड्रामा चल रहा है। तो सही। टीवी अच्छा, और अच्छा फैसल, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस नौयत का कंटेंट इतना कम क्यों बन रहा है? और अगर हम सिनेमा की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा सवाल आ चुका है, उसको रूज में लाने के लिए, दोबारा से कम बैक करने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? असल में पता है, देखें, रिस्क लेना एक बड़ी हिम्मत की बात है। मैं ये आपको सच बता रहा हूँ कि जब राफे ने अनाउंस किया कि मैं फिल्म ईद पे लगाऊंगा, तो मैं राफे से कह रहा था कि राफे, ईद पे लाइक लोग जरा फेस्टिव चीजें देखना चाहते हैं, हाँ उनको जरा हल्ला गुल्ला चाहिए, कॉमेडी चाहिए, मस्ती चाहिए। हम एक हॉरर और इतनी संजीदा फिल्म लगाएंगे तो लोग कैसे आएंगे देखने के लिए? तो उसने कहा फैसल भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। अच्छा उससे पहले जब वो स्क्रिप्ट उसने मुझे सुनाया, तो फिल्म में ड्रामा है, फिल्म में हॉरर है। तो मैंने कहा यार, आज के जमाने में जहाँ लोग कहते हैं कि कॉमेडी हॉरर हो, लोग कहते हैं कि कॉमेडी फिल्म हो, रोम कॉम हो, वहां पे आप एक ऐसी फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फैसल भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना हम सारे एक ही डगर पे चलते रहेंगे। तो वो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैंने भी अग्री किया कि ठीक है, मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। फिल्म करने के बाद, फिल्म देखने के बाद ये एहसास हुआ कि अगर चूंकि हमारा मसला ये है हमारे यहाँ कि अभी ये इस ईद से पहले तक जो हमारे पास टर्नओवर आ रहा था सिनेमास का, वो तकरीबन 2 या 2.5 लाख आ रहा था कि बिल्कुल। इतने लोग फिल्म देखते हैं, जो कि 0.1% बनता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम लोग तो बड़ा परेशान थे इस बात को लेके कि इतने कम लोग पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं। देखें, अगर मैं कहता हूँ 1% लोग भी फिल्म देखें, विच मीन्स 25 लाख लोग, तो हमारा बिजनेस कहाँ जाता है? जब हमारा बिजनेस ऊपर जाता है तो प्रोड्यूसर रिस्क लेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा पैसे लगाएगा और बड़ी फिल्म का। और अगर 2% या 3% या 10% लोग फिल्म देखना शुरू कर दें, तो दैट मीन के प्रोड्यूसर बहुत बड़े बड़े रिस्क ले सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर लोग जिस तरह से अब सपोर्ट कर रहे हैं, हमें अभी जो इस तरह के अपना टॉपिक्स हैं या जो अलग टॉपिक्स हैं जो कि कम बजट में आप फिल्म बना सकते हैं, मेरे ख्याल से उस पर काम करना चाहिए। लोगों को एक दफा सिनेमा लाना शुरू करें, उनको अच्छी फिल्म्स दिखाएं। जब उनको आदत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आने शुरू होंगे। उसमें मैंने जैसे शुरू में मैंने थैंक्स किया है लोगों का, उसकी वजह बिल्कुल। ये है कि अभी मेरे पास ये फिगर आया नहीं है कि कितने % लोगों ने फिल्म देखी है। अच्छा जो कि हिसाब किताब आ रहा है उससे तो लगता है कि काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने सिनेमा का रुख वापस किया है। मैं जब सिनेमा जा रहा था और मैं पता कर रहा था, तो पहली दफा सिनेमा वाले ने मुझे कहा कि फैसल भाई, पहली दफा ये हुआ है कि पाकिस्तानी फिल्म्स का ओवरफ्लो इंग्लिश फिल्म्स को मिल रहा है। अच्छा अदरवाइज हमारी जान निकली हुई है कि एक तरफ बैलरीना लगी हुई है, एक तरफ मिशन इम्पॉसिबल लगी हुई है, फाइनल डेस्टिनेशन लगी हुई है, और लोग उस फिल्म को बाद में देख रहे हैं, पहले पाकिस्तानी फिल्म्स देख रहे हैं, पहले दोनों जो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी फिल्म्स लगी हुई थी। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी हमारे लिए। एग्जैक्टली। ये हुमायूं के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, हम दोनों के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि लोगों ने इस तरह से प्यार दिया है हमें। एग्जैक्टली। ये पहली दफा हुआ है, वरना ज्यादातर लोग यही होता है कि हमें या तो इंडियन फिल्म्स का ओवरफ्लो मिलता था या इंग्लिश फिल्म्स का ओवरफ्लो मिलता था। बट दिस टाइम चीजें इतनी चेंज हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है, इतना प्यार आ रहा है सब पे। मैं तो जा जाके लोगों से मिल रहा हूँ सिनेमाज में। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब जिस तरह से आप राफे का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे ना, तो राफे रश्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, डायरेक्टर ऑफ दीमक है। लेकिन हमने दोनों को साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत सी अंदरूनी कहानियाँ, अंदरूनी बातें निकलवानी थी। एक साइड से तो हमने बातें सुन ली, दूसरी साइड से भी सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब स्टेट अवे चलते हैं राफे साहब की जानिब, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। फैसल कुरैशी साहब ने तो अंदर की बातें बता दी हैं, लेकिन राफे से भी जानते हैं। थैंक यू सो मच राफे फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा राफे, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जिस तरह से फैसल भी बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि इस तरह से इस कंटेंट को इतना संजीदगी से नहीं लिया जाता है। आपने अगर मैं इस बात को कहूँ कि इस सिंह को हकीकी और मौसर बनाने के लिए क्या कोई खास स्ट्रेटजी, क्या आपकी खास हिकमत अमली थी जो आपने यूज की है? देखिए, मेरे ख्याल से हमारी सिनेमा को ज़रूरत है अलग किस्म के जॉनरास की और अलग किस्म की एंटरटेनमेंट की। दुनिया भर में हर किस्म का जॉनरा अटेंड किया जाता है। ज़रूर ऐसा है कि पाकिस्तानी सिनेमा इस वक्त रोम कॉम्स का एक बहुत ही सेफ मोड खेलता है, लेकिन मुझ जैसा फिल्म मेकर हमेशा अलग कंटेंट को मतलब कि कोशिश करता है। अगर मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट की भी बात करूं, अगर बादशाह बेगम हो गया या जामन का दरख्त हो गया, एक हार्ड हिटिंग सोशल सब्जेक्ट्स में उठाता हूँ जिसके पीछे एक मैसेज हो। अगर हमारी हमारी आवाम चाहे वो हॉरर देखने आए या रोम कॉम देखने आए, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसा मैसेज हो कि एक पॉजिटिव आउटकम दे। तो जरूर एक हॉरर एलिमेंट, एक रिस्की एलिमेंट था, और ये रिस्क था, लेकिन हमने कोशिश की थी कि यार इसको जो है जरूर इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि हो सकता है कि मुझ जैसा कोई और फिल्म मेकर हो जो शायद कोशिश ना करवाए, उसको उम्मीद मिल जाए कि इस तरह का कंटेंट चल सकता है। अच्छा राफे, वही बात फैसल भी कर रहे थे ना कि राफे ने कहा कि रिस्क लेना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि फिल्म में कौन सा किरदार करना सबसे ज्यादा मुश्किल था, और बतौर अगर मैं डायरेक्टर बात करूं तो किस अदाकार ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है? समीना पिलादा जी का कैरेक्टर जो था वो बहुत एक टफ स्पॉट में था, क्योंकि उनका कैरेक्टर मोस्टली वो बिस्तर में बंधा हुआ था, बेड रिडन था। अच्छा। और उन्हें 30 दिन शूटिंग की है एक ही पोजीशन के अंदर, और वो एक्सप्रेशंस देना, इमोशंस देना एक ही जगह पे बैठ के 12-12 घंटे, उनको बहुत ही मतलब कि सलाम है इस बात का। वो एक बेहतरीन एक इंस्टीट्यूट है हमारी इंडस्ट्री की, और जिस पेशेंस के साथ और तहम्मुल के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट में हमें एक कमिटमेंट दी है, उससे मुझे खुशी भी हुई। मैंने उनको तंग बड़ा किया सेट पे, क्योंकि उनसे जो चीजें हमने करवाई, अगर आपने शॉट्स देखे हैं, वो हवा में लेविटेट भी होती हैं, वो पोजेस भी होती हैं, सीढ़ियों से गिरती भी हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल किरदार जो था वो मैंने उनको दिया था। लेकिन फिर भी सारे एक्टर्स ने जिस तरह से भी कमिटमेंट दी है, चाहे वो फैसल भाई है, चाहे वो सोनिया है, सब लोगों ने बेतहाशा कमिटमेंट के साथ परफॉर्म किया है, अच्छा। और 200% परफॉर्म किया है इन एक्टर्स को देखे हुए कि ये रिक्वायरमेंट थी स्क्रिप्ट की जो करनी पड़ी। सही। अच्छा राफे, मुझे ये बताएं कि एक हॉरर फिल्म की शूटिंग एक आम फिल्म से कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है, कितनी मुश्किल होती है? क्योंकि आई थिंक सो कंटेंट तो मैटर करता ही है, लेकिन लाइटिंग का बहुत ज़्यादा कमाल होता है। जितनी आपने कहाँ पर शार्प लाइट देनी है, कहाँ पर कम देनी है, तो कितना चैलेंजिंग था ये? मेरे ख्याल से हॉरर फिल्म का जो एम्बियंस क्रिएट करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो सस्पेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। हमने इसके अंदर बिस्तर हवा में उठाए दिखाए गए हैं, हमने चीजें हिलाने दिखाई दिखाई हैं, हमने बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जो नॉर्मल फिल्म में नहीं होता है। इसको हम स्टंट कोऑर्डिनेशन कहते हैं, रिगिंग कहते हैं, जो अक्सर हम अपनी फिल्मों में करते नहीं है, और ये हॉरर फिल्म की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे एक हॉरर फिल्म के अंदर, तब तक मेरे ख्याल से हमारा जो व्यूअर है वो एंटरटेन नहीं होगा। और बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज थी, क्योंकि हमें इसके लिए ठीक ठाक प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। ऊपर से जो हमने वीएफएक्स या सीजीआई का इस्तेमाल किया है, वो हमारी पूरी टीम कनाडा में मौजूद थी, अच्छा। और वो लॉग ऑन होती थी जूम के जरिए, और वो हमें पॉइंटर्स देती थी, गाइडेंस देती थी कि जी ये शॉट इस तरह लेना है, ये शॉट उस तरह लेना है। तो ये सारे हमें मेट्रिक्स फॉलो करने पड़े जो एक हॉरर फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राफे आपका टाइम के लिए, और जिस तरह से आप अंदर बातें बता रहे थे कि कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है। अब जिन लोगों ने दीमक मूवी नहीं देखी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने दीमक मूवी को ज़रूर देखना है और बताना है फिर हमें हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम के पर, कि किस तरह से आपको ये कितनी अच्छी लगी है मूवी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में किस तरह की आपकी पसंदीदा टीवी अदाकार आते रहते हैं, और ब्रेक से पहले फैसल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अब मेरे पास इस सेगमेंट में ऐसी एक लेडी मौजूद है, ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप रोज़ाना स्क्रीन पर उस तरह से नहीं देखते, लेकिन पर्दों के पीछे मैं आपको आज ज़रूर लेके जाऊँगी। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ होता है। एक ऐसी उनकी आवाज़ है जिसको आपने हमेशा सुना होगा, मतलब आप डेली बेसिस पे सुनते हैं, कई जगहों पर तो अभी भी सुनी जा रही होंगी, लेकिन चेहरा आपने शायद उनका देखा हो। आवाज ऐसी है जो दिल को छू जाए, अंदाज ऐसा जो सबको पसंद आए। रेडियो की दुनिया की बाकमाल मेजबान और वॉइस, नेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं कहूंगी उनको, और बहुत ही जबरदस्त बोलने वाली, अल्फाजों का जो जादू है वो जिस तरह से जगाती है ना, क्या ही जबरदस्त। आरजे रमशा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको देख के तो मैं खुद फंबल करने लगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एग्जैक्टली। अच्छा रमशा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप रेडियो में काम करती हैं, वो पहला एक ज़माना हुआ करता था जब सुबह सुबह हमारे दादा नाना लगा कर बैठते थे, सुनते थे रेडियो। क्या आज भी वो जुनून है लोगों में? आज वो असल में देखें, उस वक्त की ज़िंदगी और होती थी, गैजेट्स इतने नहीं थे और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। एक रेडियो होता था जो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्ट्रीम होता था। बिल्कुल। तो रेडियो इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन, लेकिन आपको जो पैगाम पहुंचाने के लिए या आपका दुनिया में क्या हो रहा है, सारी खबरें रेडियो के थ्रू मिल रही होती थी। तो पहले का पैशन और था, लेकिन जैसे जैसे वक्त तरक्की करने लगा तो वो थोड़ा सा पैशन में कमी आई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी जो है वो पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया में जो है वो रेडियो सुना जाता है। और स्पेशली पाकिस्तान में गाड़ी चलाते वक्त लोग सुन रहे होते हैं, मॉर्निंग में जब जा रहे होते हैं, मॉर्निंग ड्राइव टाइम कह लें, इवनिंग ड्राइव टाइम कह लें, हाँ, गाड़ियों में चल रहे होते हैं। यस, बिल्कुल। लोग अक्सर चाहते हैं कि देखिए सिर्फ सॉन्ग से नहीं, अक्सर लोग चाहते हैं बातें भी सुने, गॉसिप हो रही होती हैं, कॉलर्स को ले रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। कॉलर्स को ले रहे होते हैं, उनके पसंदीदा गाने चला रहे होते हैं, आपसे वो एंटरटेन होते हैं। अच्छा, मुझे आपसे मजीद बात करने से पहले मैं ज़रा नंबर अनाउंस कर दूं। आप कॉल भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। 05189010008 और दूसरा नंबर है 26249446। आप कॉल कर सकते हैं और रमशा से बात भी कर सकते हैं। रमशा, जरा लोगों को बताएं तो सही कि आप हैं कौन, जरा बताएं जो बातें मैं कह रही हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि पहले मैं एज अ आरजे बन के बात करूँ या पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन? पहले तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर बात करें। जिस तरह से हम किसी को भी कॉल मिला ली है और आप जी आगे से कौन बात कर रहे हैं? अक्सर जो है ना लिसनर्स जो है ना मेरे बहुत शौक से कहते हैं कि आरजे रमशा, हालांकि वो जुमला उन्होंने लाखों दफा सुना हुआ होता है कॉल पे, लेकिन वो जब मैं उनसे मिलती हूँ तो वो कहते हैं आरजे रमशा आप हमें ये वाला जो है ना सेंटेंस सुना दें। तो दैट वाज लाइक, मोअज़्ज़िज़ सारिफ, इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें। आप लोगों ने देख लिया ना, मैं इस आवाज़ की बात करी थी जो आप डेली बेसिस पे सुनते हैं और कहीं पर तो अभी भी सुनी जा रही होंगी, और वो चेहरा ये है जो आज मेरे साथ इन स्टूडियो बैठा हुआ है। ऐसा होता है कि जब कोई जो है वो आपको कोई शिद्दत से बात करनी हो, किसी से नंबर मसरूफ जाए, वो नंबर किसी और कॉल पे मसरूफ हो, तो आपको सुनाई देगा, मुअज़्ज़िज़ सारिफ, आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, हाँ। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। अच्छा रमशा, मुझे थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताएं। हाँ। जब भी हम कॉल मिलाते हैं तो क्या ये फिर रिकॉर्ड हो जाता है या फिर आप बार बार बात करते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि नहीं है ना, दुनिया में इतनी कॉल्स हो रही होती हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि बार बार बंदा बोले। लेकिन वहाँ पे ये कि रिकॉर्डेड जो है ना IVRs होते हैं, दिस इज बेसिकली इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR। तो ये वो रिस्पॉन्सेज हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं और लाइन पर सेट होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कॉल मसरूफ है तो ये वाला चलना शुरू हो जाएगा, कॉल अगर और पीछे से टेक्निक्स उनको पता है कि बार बार कोई कॉल कर रहा है, शिद्दत से बात करनी है, तो वो सारा ऑटोमेटिक होता है, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो रही होती हैं। द थिंग इज दैट कि अक्सर लोग समझते हैं कि ये जब बार बार जो ना लेडी बोल रही थी, नहीं, वो लेडी तो बोल रही है, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल किया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग जब बड़े लोग, दादी नानी, वो जब बात कर रहे हो आगे से बात, वो कहते हैं भाई लड़की बोल रही है, बार बार लड़की बोल रही है, कॉल नहीं उठा रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़की बेसिकली जो है ना रिकॉर्डेड होती है। बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि आरजे रमशा जो है ना ये वॉइस इंसान की आवाज नहीं, इंसानी आवाज नहीं, समझते हैं रोबोटिक है। हाँ। लेकिन जब मैंने आके उनको बोल के सुनाया, अब देखें आपका लाइव चल रहा है, exactly. तो मैं लाइव पे आपको बता सकती हूँ, सबको पता चल गया होगा ना कि ये लाइव है। और मैं मिसाल आपको देती हूँ, जैसे ABN न्यूज है, अब आप यहाँ पे भी UN नंबर होता है, IVR, यहाँ पे IVR यानी कि इंटरैक्ट। अब कोई ABN न्यूज कॉल करता है, ठीक है, उनको कोई मालूमात चाहिए, तो उनको जब फोन मिलाती है सबसे पहली जो आवाज आएगी वो इस तरह से होगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग ABN न्यूज, ABN न्यूज कॉल करने का शुक्रिया, और मालूमात के लिए 1 प्रेस कीजिए, फॉर सर्विस इन इंग्लिश प्रेस 2।
एग्जैक्टली और फिर इस तरह से 3, 4, 5 जो भी सर्विसेज होती है उसके बिल्कुल लिए ऐसे किया ही है। जाता है। सही हो गया। अच्छा मुझे रमशा ये बताएं, आपने ये सफ़र का आगाज़ कब किया, कब आपने ये स्टार्ट किया था सफ़र अपना रेडियो होस्ट का भी और वॉइस ओवर का भी? वॉइस ओवर का जो सफ़र था वो मैंने 2017 में शुरू किया था। 2017 आई वाज इन यूनिवर्सिटी दैट टाइम एंड मेरा सेकेंड ईयर था। अच्छा। तो मैंने उस वक्त ये स्टार्ट किया था और ये बहुत ड्रामाई तौर पे स्टार्ट हुआ था कि आई वाज होस्टिंग अ फंक्शन इन माय यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जो है इंडस्ट्री के भी काफी लोग थे जिन्होंने मेरी आवाज को पहचाना, जो कि मैं शायद सॉरी टू कट यू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त कॉलर है हमारे पास इस्लामाबाद से आदिल। आदिल क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया रेडियो के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में। मैं रमशा साहिबा से पूछना चाहूँगा कि चूंकि वो आरजे हैं, प्रोग्राम करती हैं रेडियो पर, तो इन्हें किस किस्म की ज़्यादा फरमाइशें आती हैं? ज़्यादा ट्रैक्स चलाने होते हैं या लोग अपने पैगामात लोग अपने चाहने वालों को कन्वे करना चाह रहे होते हैं? ठीक है आदिल जी। रमशा जी थैंक यू सो मच आदिल साहब। होता ये है कि मोस्टली जो है वो मेरे कॉलर्स ये कहते हैं कि आप भी कोशिश किया करेंगे सॉन्ग कम चलाएं, बातें ज्यादा करें। आपकी आवाज का जादू ही है। और मेरी बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो देवर लाइक आपने जो है ना वो हमसे बातें ज्यादा करें। तो मैं सॉन्ग्स और बातों को जो है ना, कॉन्वर्जेशन को जो है ना वो बहुत मतवाजन लेके चलती हूँ कि वो भी मतलब ये ना हो कि सिर्फ बातें हो और मजा ना आ रहा हो। तो सिर्फ बातें भी होनी चाहिए, साथ साथ सॉन्ग का तड़का भी हो, तो क्या बात है। सही। अच्छा रमशा, अक्सर पहले की बात ऐसे हुआ करती थी कि लोग कॉल करते थे और अपने मनपसंद शख्स के लिए कहते थे कोई शेर उनकी नजर है, ये गाना उनकी नजर है, तो ये इस चीज का एक्सपीरियंस कैसा होता है? जी बिल्कुल, अभी भी होता है। अक्सर कभी किसी की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, किसी की बर्थडे आ रही है, तो लोग कहते हैं कि हमारे नाम लें, स्पेशली नाम लेके बताएं। मुझे कॉलर्स कॉल करते हैं तो कहते हैं आरजे रिमशा मैं आपको यहाँ सुन रहा हूँ, इन पूरी एक लिस्ट का नाम वो लेते हैं। और कहते हैं इन सबको आप सलाम कह दें, तो मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो फिर सबके नाम आप अनाउंस करती हैं? अच्छा, नाम जो है मैं जब वो कह रहे थे मैं उनको रिपीट करके फिर मैं अनाउंस करके उनको थैंक यू कह देती हूँ, ये सलाम का जवाब दे देती हूँ। और फिर होता है कि बर्थडेज हों तो फरमाइशें आती हैं। असल में होता है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो इवनिंग ड्राइव टाइम है, मैं होती हूँ शाम में। तो शाम की जो ड्राइव होती है, लोग थके हारे अपने ऑफिस से, कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से घर जा रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो एक अलग ही माइंड सेट होता है। तो उनके माइंड सेट को के मुताबिक मुझे अपना शो करना होता है कि वो अगर जा रहे हैं तो ये नहीं कि मैं क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, मैं उनको दुखी गाने सुनाना शुरू कर दूं या मैं इस तरह की जो है बातें करूं कि वो बेचारे और डाउन हो जाए, वैसे ही वो डाउन है और डाउन हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। आई डू अ एनर्जेटिक प्लस एनर्जेटिक भी होता है, पोएटिक भी होता है, मालूमात भी होती है उसके अंदर और मजा बहुत आता है। थैंक यू सो मच रमशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपकी टाइम का आपसे बातें करके मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। और मैं हमारे सबसे कहूंगी अगले बार जब सेगमेंट करें तो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए, हमारा वक्त खत्म हो गया। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, तो अब नहीं लेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। मुझे दीजिए इजाजत आज तक के लिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।